हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत मस्त होगा और पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि आईआईटी नीट को चुटकी में उखाड़ फेंको। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बताने जा रहा हूँ। ऑप्टिक्स का आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख लेना। तो आज मैं सेकंड लेक्चर बनाने जा रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, और ये ऑप्टिक्स का मैं बनाने जा रहा हूँ। ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपका, रहेगा ही। आईआईटी हो चाहे नीट हो, क्वेश्चन एकदम 100% आपको मिलेगा। तो चलो आज मैं देखने जा रहा हूं। कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एकदम क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही। कहता है द टू स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर है ना? कोहेरेंट सोर्सेज कहने का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट कहने का मतलब को मतलब सेम होता है, को मतलब सेम। क्लियर है ना? यानी कोहेरेंट सोर्सेज कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कोहेरेंट यहां पर कहने का मतलब ये भी हुआ कि फेज डिफरेंस जो होगा ना, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। यानी फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्लियर है? यहां पर जब फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, इसका क्या मतलब? टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यानी फेज डिफरेंस जो निकालोगे ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो कोई ना कोई क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आपको वेव में भी मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो कोहेरेंट सोर्सेज होगा, और यदि कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएगा। तो लाइट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi आउटसाइड द रूट होता है, वेयर phi इज द फेज डिफरेंस। क्लियर है ना? फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होता है? फाई का वैल्यू +1, इसलिए आई मैक्स का वैल्यू आप लोग जानते हो, ये फॉर्मूला जानता होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, यही जानते हो ना? तो आपसे क्या कर रहा है? ये मैक्सिमम हो गया। और क्या कहता है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज है, उसका कहता है एम्पलीट्यूड सेम है और वेवलेंथ भी सेम है। जब एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा ना? तो ये I0 मान लेता हूं, तो इसका भी I0 कितना हो जाएगा? 4I0 हो जाएगा। क्लियर? और जब कोहेरेंट सोर्सेज होगा तब ऐसा होगा, 4 कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए फाई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। फिर इन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या होगा? कोहेरेंट सोर्सेज के लिए फाई इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट हो, सॉरी, डिपेंड्स ऑन टाइम, तब ना होगा वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन टाइम, या सीधे डायरेक्ट लिखो ना, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? जब कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका एवरेज वैल्यू cos फाई का क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगा तो इस तरह का ग्राफ होगा, इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। नेट एवरेज लोगे 1 साइकिल में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए आई यहां पर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो इसका वैल्यू 0 तो पूरा 0 बना देगा, यानी I0, एक का इंटेंसिटी I0, दूसरा का I0, ये 0 हो जाएगा, यानी 2I0 हो जाएगा। आपसे डिमांड क्या कर रहा है?
दोनों का रेशियो पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा क्या? कहता है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ सेकंड केस। क्लियर? तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? उसका आया था कितना? 4I0 आया था ना, और कोहेरेंट जब नहीं था तो इनकोहेरेंट के केस में आया 2I0। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निश्चित रूप से ये वैल्यू हो जाएगा 2। क्लियर? फर्स्ट का 2 सेकंड का। क्लियर? इन अनदर एक्सपेरिमेंट विथ सेम सेटअप है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है मतलब इंटेंसिटी सेम है पहले वाला का, यानी पहले वाले के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है यहां तक? तो जब इंटेंसिटी सेम होगा तो इसका भी I0 ले लिया, क्योंकि मैंने पहले वाला का कितना लिया था? I0 लिया था। क्लियर है? दोनों का रेशियो हो गया। ये IIT 1986 में आया हुआ है। क्लियर? कभी भी आपको क्वेश्चन को रिपीट कर देगा, इसलिए आप क्या कीजिए, टोटल IIT के क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व कर जाना है, एकदम एक क्वेश्चन को सोल्व कर जाओ, और उसके बाद नीट और IIT में जाओ, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। A thin lens of refractive index 1.5 has focal length of 15 centimeter in air। एयर में है जी, एयर में इसका फोकल लेंथ दे दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। फर्दर when the lens is placed in a medium of refractive index 4/3, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, its focal length will become, आपको मैं एकदम रेडीमेड फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूं थ्योरी में, ऐसा फॉर्मूला आपको मैंने बोला था कहीं नहीं मिलेगा, यदि मिलता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मैंने डायरेक्टली बताया था Fm इज इक्वल टू, याद होगा, म्यू एम इंटू म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू एफ ए। बताओ, ईमानदारी से बताओ, कहीं फॉर्मूला ऐसा मिला है? नहीं मिला होगा। और देखना इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। म्यू एम कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और म्यू एल कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। सॉरी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 दिया हुआ है। क्लियर? वैल्यू इसमें पुट कर दो, म्यू एम 4/3 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू एल हो गया 3/2 माइनस 4/3, और एफ ए का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ 15। क्लियर? और ये कौन सा लेंस है? ये थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ 15 दिया है। कोई लेंस ले रहे हैं उससे क्या मतलब है? क्लियर? 15 मैंने पुट कर दिया। आगे देखो कितना हो जाएगा? 4/3। ऐसे देखो, कन्वर्जिंग लेंस रहेगा, कन्वेक्स लेंस तो प्लस पुट करना है, कनकेव रहेगा तो माइनस पुट कर देना है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देना, ऐसे देखो यहां फोकल लेंथ का वैल्यू जो है प्लस लेकर के चलो, क्योंकि आपको लेंस कुछ नहीं बोला कौन सा लेंस है, मैंने प्लस पुट कर दिया। क्लियर? इसके बाद 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, एलसीएम नहीं, और ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 इंटू 2 और 6 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 15 कहां चल गया जी? 15 छूट गया, यानी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 सेंटीमीटर। क्लियर? यदि कन्वर्जिंग लेंस होगा तो कन्वर्जिंग का काम करेगा, डाइवर्जिंग लेंस लेता तो यहां माइनस लेता, नहीं तो ये भी माइनस हो जाता। माइनस साइन मतलब कि क्या? डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग का काम करेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग का काम करेगा। लेकिन यहां पर 15 सेंटीमीटर है, अब फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर हो गया है। क्लियर है ना? क्या मैंने बोला था?
कि यदि कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस पुट करो, डाइवर्जिंग है तो माइनस पुट करो। बोला था ना, यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है, जैसे है वैसे पुट करो। क्लियर? तो यहाँ 15 है तो यहाँ 60 हो गया। इसका मतलब लेस कन्वर्जिंग नेचर का हो गया। क्लियर ना? फोकल लेंथ पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग लेंस, तो लेस कन्वर्जिंग हो गया। यही यदि यहां माइनस लेता है तो ये भी निगेटिव आ जाता है, मतलब लेस डाइवर्जिंग हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको भेजा में घुस गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। अब दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये कहीं तो फॉर्मूला मैंने देखा नहीं, न बुक में है न हम पढ़े हैं, तो ये आंसर सही है कि गलत है? चलो वेरीफाई कर लेता हूं कि आंसर सही या गलत है, ये आपको मैं चेक कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं देखने जा रहा हूं क्या है। ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन 60 है, 60 आया था ना? क्लियर? अब बताओ डायरेक्टली बन गया कि नहीं। ऐसे तुम बनाओगे तो क्या करोगे, 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करोगे, फिर मीडियम के लिए लगाओगे, फिर दोनों को सोल्व करोगे। कितना पावर मिलना पड़ा है? तो यार IIT नीट में तुम जा रहे हो और कुछ अलग तरीका से नहीं बनाओगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? आप खुद समझो, आप खुद समझो कि यदि आप अच्छे से आप नहीं करके जाते हो और शॉर्ट मेथड आप नहीं अपनाते हो तो आपका रैंक समझो कितना पीछे चला जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना। देखो पूरे फिजिक्स में हम बहुत सारे फॉर्मूला बताएंगे, तो तुमको जो है शॉर्ट में जब तक नहीं बनाओगे तब तक कैसे काम चलेगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला जो है देखो याद कैसे रखोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, एल या एम? एल ना, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। क्लियर? ठीक है? कंफ्यूजन यहां पर होगा, बाकी ये सब सही रखोगे। क्लियर? ये तुम्हारा हो गया एम फॉर मीडियम, ए फॉर एयर। चलो नेक्स्ट। ऐसा फॉर्मूला कहीं देखना तो जरूर कमेंट में बताना, कहीं नहीं मिलेगा, न बुक में न सॉल्यूशन में किसी का। ठीक है? तो इसलिए जितना शॉर्ट में बनाओगे उतना ही बेहतर होगा। और याद रखने का, देखो मेरा पूरे फिजिक्स में आपको फॉर्मूला सब डिफरेंट दिखेगा, लेकिन सब जगह याद रखने का भी तरीका बताते जाऊंगा। और देखना क्वेश्चन धाए 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 बनता है। चलो नेक्स्ट। इसलिए थ्योरी जो मैं पढ़ाता हूं उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि सब कुछ थ्योरी में ही मैं डिराइव करता हूं, और उसमें ड्राइव करने के बाद तुमको फॉर्मूला भी याद रखने के सब जगह तरीका बता दूंगा। जैसे डॉपलर इफेक्ट आप पढ़ते हो, उसमें भी देखो किसी भी बुक का सॉल्यूशन देखोगे लेंदी बना देता है, और डॉपलर इफेक्ट एकदम फिक्स है, रहेगा ही, चाहे आप नीट के एग्जाम देने जाओ या IIT का एग्जाम देने जाओ, वो रहेगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। ए थिन रॉड ऑफ a thin rod of length f/3 is placed along the optic axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated कह दिया है। क्या मतलब कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के लेंथ से ज्यादा है। क्लियर? इमेज का लंबाई ज्यादा कब बनेगा? यही कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ और पोल के बीच रखते हो तो निश्चित रूप से बिहाइंड द मिरर इमेज बन जाएगा, और उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा कि नहीं? उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा। आपको क्वेश्चन में कह दिया रियल बनेगा, निश्चित रूप से फोकल लेंथ से इधर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो सेम साइज और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल बनता है कि नहीं? बता दो। बनता है। यानी यहां पर यदि ऑब्जेक्ट रखते हो तो सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बनता है। कहता है इसमें आगे कि ये थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3। अब खुद समझो, यदि C से इधर रखते हो तो इमेज का लंबाई छोटा है,
एफ से इधर रखते हो तो इमेज वर्चुअल। क्लियर है? तो निश्चित रूप से आपको सी और एफ के बीच रखना होगा, तब ना इलोंगेटेड बनेगा और रियल बनेगा। तो सी और एफ के बीच रखना है। और कहता है इसमें कि इसका इमेज जो है दोस्तों, विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेज द रॉड, यानी जो रॉड तुम रखे हो ना उसको जस्ट टच कर रहा है, यही तो है। तो देखो इसका एक इंच सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो निश्चित रूप से इस इंड का इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और इलोंगेटेड है मतलब उससे लंबाई थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? एक्सिस से ऊपर रखोगे तो एक्सिस के नीचे बनेगा इस तरह का। क्लियर? अब देखो ये f/3 है। क्लियर? तो इसका लंबाई, ये फोकल लेंथ आपको दे दिया है इसका। कहता है मैग्निफिकेशन इज, आपसे मैग्निफिकेशन का डिमांड कर रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज हाइट। अरे भाई साहब ऐसे रखोगे तो हाइट बोलोगे, ऐसे रखोगे तो लेंथ बोलोगे, एक्सियल लेंथ। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हो एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हो जाएगा ना? इसका लंबाई ऑलरेडी पता है, इसका यदि पता हो जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं, दोनों का रेशियो ले लूंगा। क्लियर? अब चलो इसका लंबाई कैसे निकलेगा इसको मैं बताने जा रहा हूं। एक इंड तो पता है कितना दूरी पर है, इसका फोकल लेंथ f है तो निश्चित रूप से 2f पर होगा। अरे बोला ना जी यस नो। और ये लेंथ हो गया f, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज फोकस। स्मॉल f रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ। ओके? अब देखो इस इंड का इमेज, इसका तो यहां पर बन गया। इस इंड का ये इंड जो है किस इंड का इमेज होगा? इस इंड का इमेज होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बता दो। यहां से यहां तक डिस्टेंस 2f में से f/3 घटा दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं बताओ थोड़ा सा। कितना हो जाएगा बाबू? 5f/3 हो जाएगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, इमेज डिस्टेंस निकाल देना हो। जब ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो इसमें से जो भी डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस देता है फ्रॉम द पोल देता है, तो पोल से ये डिस्टेंस मालूम है तो इसको घटा दोगे तो इसका लंबाई निकल जाएगा कि नहीं। जब उसका लंबाई निकल गया, इसका ऑलरेडी दिया हुआ, बताओ मैग्निफिकेशन निकलेगा कि नहीं। इमेज हाइट बोलते हो वही यार ऐसे सुता देंगे तो लेंथ बोलोगे, तो इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ बोलो, बनेगा कि नहीं? आप बना सकते हो। तो सबसे पहले ये देखो इसका इमेज इस इंड का यहां पर बना है। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? 1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये पढ़े हो कि नहीं बताओ। आपको मैंने बताया था कि देखो साइन कन्वेंशन भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको मैंने बोला था कि मेरा फॉर्मूला तो सब जगह अलग दिखेगा लेकिन उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। साइन कन्वेंशन, ऑप्टिक्स में आपको साइन कन्वेंशन जान मारा हुआ रहता होगा, नहीं इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने का इच्छा नहीं करता होगा। लेकिन जब मुझसे जब थ्योरी पढ़ा हुआ रहोगे ना तो आपको एकदम क्लियर कट कंसेप्ट रहेगा, और क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन बनना ही बनना है यार। साइन कन्वेंशन हम दूसरे तरह से लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। आप लोग क्या करते हो? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उल्टा निगेटिव, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। क्लियर है ना? तो मेरे साइन कन्वेंशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और फॉर्मूला भी थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। कुछ फॉर्मूला जो है आपको सेम दिखेगा। जैसे ये सबसे पहले क्या करना है कि जो अननोन रहेगा, यार आपके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं तो कैसे बोलेंगे कि आप बदमाश हो कि गधा हो कि कुत्ता हो? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। आप पढ़ने में तेज हो कि गधा हो कि भोंदा हो कि क्या है, ये बताया जा सकता है? नहीं ना। इसलिए जब तक आपके बारे में मैं नहीं जानता हूं उसमें दिमाग मत लगाना कुछ। यहां पर भी के बारे में, इमेज डिस्टेंस के बारे में आपको पता ही नहीं है
तो पता नहीं है तो कैसे हम जानेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा? बता सकते हो? कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। आपके बारे में जब हम जान ही नहीं रहे हैं कि आप गधा हो कि बेवकूफ हो कि क्या हो, तो कैसे हम बोल सकते हैं? आपके बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि आप गधा हो कि बेवकूफ हो। आपके बारे में जानेंगे तब ना कहेंगे ना भाई वो तो गधा लड़का है। आपके बारे में मैं जान ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं, अनजान। तो कोई के फेस पर लिखा हुआ है कि वो गधा है? नहीं। फेस पर लिखा हुआ है कि वो तेज है? कभी नहीं। तो जो अननोन है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना बाबू, इसको एज इट इज छोड़ दो ना, काहे को दिमाग लगा रहे हो? हाँ, यू पता है आपको, देखो तो यहां से लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट वाला को निगेटिव लो। फोकल लेंथ इसका किधर होगा बता दो? लेफ्ट साइड। लेफ्ट निगेटिव ले रहा हूं, माइनस ठोको। नहीं लगा दो माइनस। अब यहां से भी निकालोगे कि नहीं? ये अननोन है, ये खुद प्लस माइनस दे देगा, आपको कहने का जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस उधर ले जाओ और 3 ऊपर चल जाएगा। 3/2f लिखोगे कि नहीं? -f। बोलो इसको एलसीएम लोगे 2f की नहीं? बताओ। तो ये 3 ये सॉरी 2 ना जी, ये 3 ये 2। कैलकुलेशन देखते रहना आप लोग भी, नहीं तो फिर हमको सब करेक्शन करना पड़ता है। कितना हो जाएगा? 2f होगा। क्लियर? कितना आ गया? 2f आया। ठीक है भाई, देख लो कितना यहां तक। u माइनस f माइनस। क्लियर? ये घटाओ, ठीक ठीक है। 2f माइनस कितना? f/3। ये डिस्टेंस में निकाल रहा हूं, तो 5f/3 आ गया। अब यहां पर सब का वैल्यू मैं पुट किया तो ये जाएगा ऊपर, और प्लस माइनस माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस, यानी 3/2f। 2f मैंने एलसीएम लिया, यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 भी 2f आ गया। v का वैल्यू कितना आ गया? 2f। क्लियर है? v का वैल्यू आपको आ गया 2f। देखो आप लोग बोला नहीं ना कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। ये 2f/3 था कि 5f/3 था? लो सब हमको करेक्शन करना पड़ेगा। आप लोग भी देखते रहना। 2f/3 का 5f/3 ना है जी, 5f/3। क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/5f। वही तो, ये माइनस आना चाहिए। ये हो गया 5। यहां पर दोस्तों हो जाएगा 3, ठीक तो है जी। यहां पर हो जाएगा 5। अब देखो निगेटिव आया, इसलिए तो गड़बड़ा रहा था। चलो देखो ये -2/5 है। v का वैल्यू दोस्तों आ गया आपका -5f/, स्मॉल f है, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? मतलब यहां से यहां तक डिश माइनस साइन बता रहा है लेफ्ट साइड। इसके पहले प्लस आ गया था, इसलिए तो पता चला कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है। प्लस मतलब क्या? राइट में हो जाता। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये डिस्टेंस आपका आ गया, माइनस साइन बता रहा है केवल लेफ्ट साइड, मतलब ये डिस्टेंस है 5f/2। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? अब बताओ इसका लेंथ निकल जाएगा कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? सॉरी, इमेज का लेंथ, ये dv मान लेता हूं। dv क्यों लिखा हूं? चेंज इन v यार। ये v1 मानोगे, ये v2, तो v2 माइनस v1 होगा कि नहीं? क्लियर है? ये v2 माइनस v1 कितना है? 5f/2, और v1 कितना है? 2f। 2f घटा दो, यानी f/2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डी यू कितना हो जाएगा, तो डी यू तो आपको दिया हुआ है, देखो इस इन का इमेज यहां पर है, इसको V2 आप लिया था, और इस इन का इमेज यहां पर, तो इसका U1 हो जाएगा, तो U1 माइनस U2, U1 कितना 2f माइनस ये डिस्टेंस, तो ये आपको फाइनली कितना आया, -f/3 ना लिखोगे, क्यों, क्योंकि U1 का वैल्यू ये होगा, इसका इमेज V2 माइनस है, ठीक है, तो V2 का ये U2 हो जाएगा और ये U1 हो जाएगा, तो U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल ना, D का मतलब चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो निश्चित रूप से U2 कम है और U1 ज्यादा है, तो निगेटिव आ जाएगा। अब देखो मैग्निफिकेशन, ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन इमेज लेंथ, एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज, एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज, यही जानते हो ना, डिवाइडेड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज। एग्जाम में ये आप नहीं लिखना, ये तो समझा रहा होता ना, फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट पुट कर दूंगा कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए आपको समझाने के चलते थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज हो गया dv, और ये du, वैल्यू पुट कर दो, dv का वैल्यू कितना आया था जी, f/2, और ये आया -f/3, कितना हो जाएगा जी 3/2 विथ नेगेटिव साइन, मतलब -1.5, ये रहा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव आया, ऐसे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना, यही मैग्निफिकेशन देता है। तो मान लो कि आप मुझसे 2 गुना लंबाई के हो, तो क्या बोलेंगे, -2 गुना, उसको क्या बोलोगे, -2 गुना, गलत कंसेप्ट है क्या, माइनस साइन यहां पर केवल बता रहा है कि इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, तो निश्चित रूप से यार नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन shows that, negative sign shows that image is inverted, image is inverted with respect to लिखना जरूरी है, with respect to the object, with respect to the object, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा, क्लियर। तो आंसर में क्या लिखोगे बाबू, आंसर में मैग्निफिकेशन लिखना प्लस वैल्यू केवल 1.5, यानी इतना टाइम्स बड़ा बनेगा, इट्स मैग्निफिकेशन विल बी 1.5, क्लियर। माइनस भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, माइनस साइन क्या बताएगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो आप यहां माइनस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में देखना, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लेके चल देना, प्लस दिया तो प्लस, लेकिन एक्चुअली माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन बताता है कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बनेगा, क्लियर। कोई उल्टा साइन कन्वेंशन ले लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है। यहां तक चलो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव करने का मतलब इन्वर्टेड, जैसे इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है तो -2 गुना नहीं बोल सकते हैं, माइनस साइन बता रहा है रियल, सॉरी इन्वर्टेड, तो आप वहां पर माइनस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दे भी दोगे तो सही रहेगा, ना भी दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि यहां पर निगेटिव साइन आप लिख दिए हो, निगेटिव साइन क्या सोच कर रहा है, इन्वर्टेड, तब ना देयरफॉर करके लिखे मैग्निफिकेशन बराबर 1.5, क्लियर है। चलो, तो मैग्निफिकेशन का आंसर कितना हो गया 1.5।
5। नेक्स्ट 14 नंबर देखो क्वेश्चन। ऐसे रियल में माइनस प्लस नहीं लिखना चाहिए, ओनली केवल प्लस वैल्यू। क्लियर है? कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस, मतलब 1.5 गुना बड़ा, ऐसा नहीं बोलना है कि -1.5 टाइम्स बड़ा, समझ गया ना? नेगेटिव साइन केवल इन्वर्टेड बता रहा है। कहता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is higher than that of an optical microscope because wavelength of electron। रिजॉल्विंग पावर दोस्तों आप जानते हो, क्या जानते हो जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा का। क्लियर है ना? जिसका लेम्डा ज्यादा रिजॉल्विंग पावर कम। तो कहता है इसमें कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना, इज हाइयर देन, ऐसे आईआईटी में जितना है सब इंपॉर्टेंट है, is higher than that of an optical microscope because the wavelength of electron, देखो इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाइयर है तो लेम्डा उसका स्मॉलर होगा। नहीं, लेस देन या लेसर लिख सकते हो, स्मॉलर लिख सकते हो, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। क्लियर है? चलो इसको बढ़ाओगे बाबू तो ये घटेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या होता है। कहता है ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज डेविएशन 30 डिग्री। डेविएशन का वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दिया है। फर्दर कहता है व्हेन इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्लेन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, डेटा जरूर लिखना है, एक लाइन पढ़ो डेटा लिखते जाओ, आपको उसके बाद पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला है। द एंगल मेड बाय ए रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ द प्रिज्म इज, तो कहता है कि अंदर में जो रे जाएगा वो बेस से कितना एंगल बनाएगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले डेविएशन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? म्यू बराबर, यहां पर थिन प्रिज्म तो है नहीं कि थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसलिए एक ही डेविएशन का और फॉर्मूला कौन सा ये लगाओगे, साइन डेल एम मिनिमम डेविएशन वाला बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 पढ़ेगा ना? क्लियर है? अब देखो, अरे यार ये a बाई 2 है। क्लियर? अब यहां म्यू का वैल्यू √2 है, साइन डेल एम प्लस ए, एंगल 30 डिग्री है जी। देखो इधर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, रेज डेविएशन सॉरी नहीं डेविएस, यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है, नहीं दिया ना, वो तो डेविएशन 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो ये डेविएशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। बाई 2 बाई साइन 15 डिग्री, ये बाई 2 मतलब, एक सेकंड रुक जाओ, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है तो साइन ए बाई 2, इक्विलैटरल प्रिज्म नहीं है जी, इक्विलैटरल है मतलब कितना, अरे प्रिज्म इक्विलैटरल दिया हुआ है, इक्विलैटरल प्रिज्म है मतलब सब एंगल कितना होगा 60 डिग्री। चलो ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करो ना सबका, साइन डेलम कितना था 30, ये दिया हुआ है तो यहां से डेलम फाइंड करो, डेलम प्लस 60 डिग्री बाई 2, यहाँ साइन 60 बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा ना। चलो यहां से डेलम निकालो कितना रहा,
तो साइन 30 हाफ, तो √2 इंटू हाफ, और इधर साइन डेल एम प्लस 60 डिग्री बाई 2। क्लियर? ये 1/√2 हो जाएगा। बोलो किसका वैल्यू होता है जी? तो डेल एम प्लस 60 डिग्री बाई 2, ये साइन 45 हो जाएगा ना। यहाँ से डेल एम प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो डेल एम कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री हो जाएगा। डेल एम 30 डिग्री कहने का मतलब क्या है? ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है। तो मिनिमम डेविएशन कितना के बराबर आ रहा है? 30 डिग्री के बराबर। तो मिनिमम डेविएशन कब होता है प्रिंस से? जब पासिंग थ्रू द फ्रिंज सिमेट्रिकली होता है। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल ऑफ फ्रिंज 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, सिमेट्रिकली पास करेगा। सिमेट्रिकली के केस में क्या होता है कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल होता है। क्लियर है? ये वाला लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल होगा तो कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बना देगा। नहीं, तो पैरेलल होगा तो कितना बना देगा? 0 डिग्री बना देगा। क्लियर? एक तो ये हो गया, कितना एंगल कितना बना देगा? 0 डिग्री बना देगा। ठीक है, बोलो अगर कोई प्रॉब्लम है यहां तक लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट। यानी कितना एंगल? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कहता है कि इफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? epsilon and mu, the corresponding quantities in a medium, the index of refraction of the medium in terms of above parameters। ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। क्या जानते हो? म्यू बराबर रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो म्यू आर के जगह क्या पुट करोगे? ये जानते हो ना, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये जानते हो ना, म्यू वन इंटू म्यू नॉट, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्लियर? तो देखो ना, म्यू में कंफ्यूज कर जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ सिंबल में एन ले ले रहा हूँ, एन लो म्यू लो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो म्यू आर का कितना हो जाएगा? म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना? क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। हाँ चल गया जी, क्वेश्चन भाग गया। अच्छा समझ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। कहता है कि टू थिन लेंसेज व्हेन इन कांटेक्ट प्रोड्यूसेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर 10 डायोप्टर। तो यहां से पावर P इक्विवेलेंट बराबर जानते हो P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ दो ही लेंस है, ये 10 दिया हुआ है, इधर P1 प्लस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है? व्हेन दे आर 0.25 मीटर सेपरेटेड, 0.25 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों को सेपरेट किया गया है, द पावर रिड्यूसेस टू 6।
तो पावर रिड्यूसेज टू 6, तो P बराबर होता है P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, जानते हो ना, सेपरेटेड रहता है D डिस्टेंस से तब। P इक्विवेलेंट आया है 6, ये P1 प्लस P2 माइनस 0.25 दिया है इंटू P1 P2, बोलो लिख सकते हो ना, क्लियर है। अननोन है P1 और P2, दो अननोन, दो इक्वेशन। 6 ये कितना 10 माइनस 0.25 P1 P2, यहां से 0.25 इसको करना दो 25/100, P1 P2 इज इक्वल टू 4 लिखोगे कि नहीं बोलो, ये 25 25 हो जाए 100, तो P1 P2 बराबर 16 लिख सकते हो। चलो अब P1 P2 16 आ गया, और ये दोनों इक्वेशन से सोल्व करो, कितना हो जाएगा ये तो ये इक्वेशन हो गया, और P1 माइनस P2 बराबर लिख सकते हो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, अंडर रूट P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4P1 P2 लिख सकते हो ना, और इसको तोड़ो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2P1 P2, तो माइनस है यहाँ, प्लस 4 है, तो प्लस हो जाएगा, फिर सॉरी माइनस हो जाएगा, तो फिर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2, और इसको तोड़ो ना यार, कितना हो जाएगा, रूट अंदर P1 प्लस P2 है 10 माइनस 4 इंटू 16 64 है, ये हो जाएगा 136 ना, मतलब 6 आ जाएगा, क्लियर। तो P1 माइनस P2 आ जाएगा 6, अब P1 प्लस P2 कितना है 10, यहां से निकाल लो, कितना 2P1 बराबर 10, तो P1 बराबर 5, तो P2 बराबर ये भी 5, गलती हो गया जी, चेक करो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ाया। P1 माइनस P2 को लिख सकते हो ना, इतना ये हो गया, ठीक तो है, नहीं 60, यहाँ पर कितना P1 माइनस P2 रूट अंडर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4P2, ठीक तो है, तो 100 माइनस 64 36 हो गया, 6 आ गया, दोनों को सॉरी देखो गड़बड़ हो गया ना, 10 और 6 16 ना होगा जी, बोला करो आप लोग, ये कितना हो जाएगा 8, जब P2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं अब देखो P1 हम कैसे गलती पकड़ लिए, P1 P2 प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 16 ना, 8 2 या 16 आ रहा है, इसके पहले 5 5 आ गया था, तो 25 तो होगा नहीं। चलो पावर निकल गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता था आप, यहाँ क्या करो ना कि P2 निकाल दो, तो 16/P1 P2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर, फोकल लेंथ पूछ रहा है मीटर में, एक का फोकल लेंथ कितना, पावर बराबर जानते हो 1/f, मीटर में रहता है, तो f1 बराबर 1/8, इतना मीटर मतलब कितना जी 1/8 मतलब 0.1, और कुछ 2 उतरेगा, 8 2 जा 16, 4 उतरेगा, 5 हो जाएगा, इतना मीटर, और f2 P2 बराबर 1/f2, तो f2 बराबर 1/2 मतलब 0.5 मीटर, क्लियर। तो 0.125 मीटर और 0.5 मीटर, 0.125 मीटर एंड 0.5 मीटर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, कुछ नहीं किया है,
जब डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है तो ये फार्मूला जानते हो कि नहीं? इसी को फोकल लेंथ के टर्म में लिखता हूँ 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन one of the faces of a prism of apex angle 30 degree. Apex angle मतलब angle of prism and refractive index √2. The angle of deviation of the ray, angle of deviation आपसे डिमांड कर रहा है। तो देखो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म पर, क्लियर है? फेसेज ऑफ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। जब भी नॉर्मली होता है तो सीधे चल जाता है, जानते हो ना बात, आर पार कर देता है। अब यहाँ पर नॉर्मल डालोगे तो लाइट रे डेंसर से रेडर ज्यादा क्लियर मुड़ेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? निश्चित रूप से ये भी 90, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। अभी यार ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये 30, ये एंगल कितना? तो ये एंगल यदि पता हो जाए तो आउटर वाला यहाँ पर θ1 का वैल्यू 0 है, नहीं नॉर्मल के साथ ही ना बना रहा है, बताए थे। बाहर वाला एंगल को θ1 और θ2, अंदर वाला को θ1' और θ2' माने थे, याद है? ये है θ2'। ऐसे कुछ भी एंगल होगा कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्मूला पर निकालने के लिए आपको कर रहा हूँ। क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला टोटल बाहर वाला एंगल माइनस अंदर वाला है, यही बताया था ना। अंदर वाला एंगल 30 डिग्री है, क्लियर? अब यहाँ पर बताओ स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ लगा करके θ2 फाइंड कर लो, वहां पुट कर दो, θ1 तो 0 है क्योंकि ये नॉर्मल के साथ ही बना रहा है। तो नॉर्मल के साथ आ रहा है तो क्या होगा? एंगल 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से मेजर करते हो? फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है ना? उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहां से मेजर करते हो? फ्रॉम द नॉर्मल। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हो जी? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखो इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करता है, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर करेगा। मैं फॉर्मूला बताया था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और इसमें एंगल कितना बाबू? 30 डिग्री। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, इधर कुछ नहीं तो इसका एंगल θ2। अब बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल। लग रहा है कि कहानी सुना रहा है, गाना गा रहा है, नहीं। तो इसी तरह आप माइंड में रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरे फिजिक्स का जितना फॉर्मूला है उसको बुद्धि से याद रखो, आपको याद रहेगा। मेरा देखोगे पढ़ाऊंगा तो सब डिफरेंट दिखेगा, लेकिन सब जगह याद रखने का तरीका, अरे भाई इसको डिवाइड करोगे तो फिर वही ना आएगा, इसको इधर दे दो। लेकिन उसको याद रखने में दिक्कत होता है। μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई आर। इसको आई आर कुछ भी तो एंगल दे सकते हैं। आई आर उसका बपौती है कि आई आर ही लेंगे, उसका रजिस्ट्री किया हुआ है। यार हमारा मन जो मन वो ले सकते हैं। सिंबल जस्ट लाइक नेम्स होता है, जस्ट लाइक सिंबल्स, जस्ट लाइक नेम्स। यहाँ साइन θ2 क्या फाइंड करोगे? साइन 30 1/2 तो 1/√2 हो जाएगा, नहीं। और इधर साइन θ2 निश्चित रूप से किसका वैल्यू है? θ2 45 डिग्री होगा तब ना, क्लियर? θ2 45। अब इसमें पुट कर दो, आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था, नहीं। θ1 0, θ2 45 डिग्री, एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना डिग्री आ गया जी? 15 डिग्री। और डेविएशन किधर? क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, ऐसे ना। ये रे बाबू ऐसे भागा है, जाना चाह रहा था सीधे। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना एंगल मुड़ेगा, यही ना एंगल ऑफ डेविएशन देगा।
मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर? ऐसे आपको डायरेक्शन नहीं यहाँ पूछ रहा है, केवल बस कितना एंगल, तो 15 डिग्री। डिग्री तो दिले है, खाली 15 फुट करो ना। अरे यार 50 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था IIT में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या करता है। कहता कि स्लिट ऑफ विड्थ d इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली। नॉर्मली आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर, मतलब ये लेंस है ना, तो ऐसे नॉर्मली आ रहा है, समझ गया? अब नॉर्मली इस तरह आएगा पैरेलल, तो कहाँ कट करेगा? फोकस पर कट करेगा कि नहीं? यह पर स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन। क्लियर? ठीक है। और स्लिट से इसको यदि पास करते हो, क्या कहता है? स्लिट ऑफ विड्थ d इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। लेंस के आगे रख दे तो यहां पर क्या होगा? बेंड कर जाएगा, रे बेंड कर जाएगा ना। इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ दे दी जाएगी। समझ गया? फोकस पर जाएगा जी, मतलब कैपिटल डी की जगह एफ हो जाएगा। एक्चुअली यहां स्लिट डाल रहा है तो ऐसे कॉर्नर से क्या हो जाता है? डेविएट कर जाता है, वही ना डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऑब्स्टेकल द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाय। देखो डिफ्रैक्शन जो होता है यही ना होगा, दिस इज सेंट्रल, ऐसा होता है ग्राफ। बोलो जी, होगा? धीरे धीरे घटते जाता है, इधर भी वही धीरे धीरे घटते जाएगा। तो यहां पर इंटेंसिटी सबसे हाई होता है, और ये यदि आप लेते हो 0, तो ये आ जाएगा लेम्डा बाई डी प्लस, ये हो जाएगा 2 लेम्डा बाई डी, ये हो जाएगा माइनस लेम्डा बाई डी। यहाँ पर देखो ये भी टच करेगा, ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो मिनिमम मिलेगा -2 लेम्डा बाई डी होगा। क्लियर? तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा जो हुआ यही ना हुआ यहाँ से अंदर। क्लियर? सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन कितना? ये दोनों जो जुटेगा ना जी, 2 लेम्डा बाई डी हो जाएगा। एंगुलर सेपरेशन मतलब थीटा, एंगुलर सेपरेशन थीटा लो, ओमेगा लो। क्लियर? एंगुलर सेपरेशन इतना हो गया। ठीक है? तो बाकी इधर एंगुलर सेपरेशन क्या होगा? वही रहेगा, लेम्डा बाई डी होगा, लेम्डा बाई डी हो जाएगा। नहीं चलो, ये एंगुलर सेपरेशन ओमेगा लिखा हूं। और फ्रिंज विड्थ देखोगे तो सेंट्रल वाला का बाकी सबसे डबल होता है, 2 लेम्डा डी बाई स्मॉल डी, लेकिन इसका फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? यहां पर जो ब्राइट मिलेगा इसका फ्रिंज विड्थ हो जाएगा लेम्डा डी बाई स्मॉल डी। बोलो ना जी, होगा ना? तो सेंट्रल वाला का डबल होता है। अब देखो क्या करता है, थ्योरी में उतना जानते हो। कहता है द फर्स्ट मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाय इतना, मतलब ये बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मीटर में है, एंगल के टर्म में रहता है तो थीटा देते हैं, ओमेगा एंगुलर सेपरेशन आ जाता है, ये बीटा आपको दिया हुआ है। आगे देखो, द विड्थ डी ऑफ द स्लिट, स्मॉल डी आपसे डिमांड कर रहा है। ऊपर में क्या दिया हुआ था जी? स्लिट ऑफ विड्थ डी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5, ये कैपिटल डी दे दिया।
कैपिटल डी ये दिया हुआ है, उसके बाद नॉर्मली विथ वेवलेंथ लेमडा दे दिया है, बन गया क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ हो गया है। देखो ये आइदर साइड मैक्सिमम, इधर भी मिनिमा ये भी मिनिमम, तो दोनों के बीच का सेपरेशन 2 लेमडा डी बाई डी, बीटा बराबर 2 लेमडा डी बाई डी। हमको स्मॉल डी फाइंड करना है, यहां से निकाल नहीं लोगे, बीटा आपको दिया हुआ है 2 क्रॉस 10⁻³ और 2 इंटू लेमडा, लेमडा कितना दी 5.89 10⁻⁷। बोलो लिख सकता है? चलो लेमडा कैपिटल डी कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, यहां से डिफाइन कर लो जाएगा आंसर। कैसे निकाल लोगे? देखो ना कैंसिल हो गया, तो स्मॉल डी बराबर ये 5.89 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁷ बाई 10⁻⁻3, ये कैलकुलेट कर लेना, यानी 5 से गुना कर लेना ना, कितना हो जाएगा गुना करो, सही किए, -3 सॉरी -4 क्लियर, इतना आ जाएगा आपका मीटर, यानी 0. इसको लगभग 3 बोल सकते हो, 0.3 मिली, ठीक है। मीटर में पूछ रहा था, मीटर में छोड़, यानी 2.945 -4, क्लियर, लिखो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या करता है ये क्वेश्चन देखो 20 नंबर। अब ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आ गया, इसके पहले फिल इन द ब्लैंक था। कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, एयर से ग्लास में गया है बाबू, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा, तो एयर से ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड कमेगा, स्पीड कमेगा तो कौन कमेगा, लेमडा कमेगा, कहाँ गया वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये साउंड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 वाला साउंड वेव एयर से वाटर में गया तो वाटर में उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही रहेगा। तो याद रखना दोस्तों, रे हो या साउंड वेव हो, जब मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, वेवलेंथ जब चेंज हुआ तो स्पीड चेंज होगा, क्योंकि v बराबर n लेमडा होता है, n फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सोर्स। नॉट ऑन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है बाबू। क्लियर? इसलिए ये होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, जितना मैं क्वेश्चन कराया एकदम ईमानदारी से घर पे जाओ, वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर उसको अपने से क्वेश्चन को एकदम बना करके एकदम प्रैक्टिस पूरा कर जाओ। और IIT नीट का कैसे नहीं उखड़ पाएगा, उसको उखाड़ करके हाथ में ले लो। तो IIT नीट बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने का जरूरत है दोस्तों। तो जितना IIT का क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिस करके एकदम मत के जाओ, उसके बाद देखो IIT नीट आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।